है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कोई नहीं बताने वाला, ना आपको शायद क्वेश्चन मिलेंगे। हो गई ना गड़बड़? ये माइंड गेम खेल रहा है एग्जामिनर इस चीज पे। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, आप मुझसे बहुत अच्छे हो सकते हैं केमिस्ट्री में, आप एमएससी पास आउट या परसुइंग स्टूडेंट है, बट मैं धक्के खा के सीखा हुआ इंसान हूं। क्या पढ़ना है अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है। क्वेश्चन आए हैं, कोई स्टूडेंट तो ऐसा होगा जो इन तीनों को जोड़ के चला जाएगा, कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो जोड़ेगा तो उसे ऑप्शन मिलेगा, और जैसे ही आपको ऑप्शन मिलता है ना, आपको लगता है भाई बन गई है, तो बात तुक्का मेरा सेट बैठ गया। YouTube हिस्ट्री की सबसे बेस्ट सीरीज साबित होने वाली है बुल सीरीज बाय पढ़ाकू बच्चा, क्योंकि बाकी सभी यूट्यूबर्स की तरह हम इस सीरीज में सिर्फ PYQ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम डिस्कस करते हैं हर एक क्वेश्चन का एवरी एस्पेक्ट्स, कैसे बाकी ऑप्शंस फॉर्मेट किए गए, किस तरीके से आंसर आइडेंटिफाई करना है, कैसे ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, साथ ही साथ एक ही टॉपिक से ओवर द ईयर्स कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या एग्जामिनर डिट्टो क्वेश्चंस रिपीट करता है, ये कंप्लीट एनालिसिस हम आपके लिए लेके आते हैं बुल सीरीज बाय पढ़ाकू बच्चा। मैं आर कौशिक वेलकम्स यू अगेन ऑन दिस सीरीज विद टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आई नो इस बार हमारा वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लेट अपडेट हो रहा है, बट उसके पीछे जो रीजंस हैं मैं उन्हें सोशल मीडिया पर लाकर कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके फेमस होने में और दूसरों को बेकार की वैल्यू देने में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूं। सबसे पहले मैं बहुत थैंकफुल हूं आप लोगों का कि आप लोग फिर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझ पे कॉन्टिन्यूअसली फेथ दिखाया, भरोसा दिखाया। थैंक यू, रियली थैंक यू सो मच। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम अपना काम, अपनी मेहनत, वही हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन रण में जाने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि इस बार हमारे लिए एग्जामिनर ने कौन से और कैसे हथियार रखे हुए हैं, ताकि हमें ये पता लगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस यहां पर आ रहे थे। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स में भी इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस किस तरीके से आए हैं, बट नए व्यूअर्स के लिए जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं उनके लिए केमिकल काइनेटिक्स यहां पर बेनिफिशियल हो जाएगा, और न्यू व्यूअर्स के अलावा जो पुराने सब्सक्राइबर हैं हम उनके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को फिर से शुरू कर रहे हैं। 2018 में 4 क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आए, 2019 में भी 4 क्वेश्चन रहे, यहां पर 3, 2, 3 एंड 2023 में 4 क्वेश्चंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछे गए। खास बात क्या है, मैंने दोनों चैप्टर्स का एनालिसिस रिपोर्ट लास्ट वीडियो में ही एक साथ बना दी थी, लेकिन मैंने क्यों बनाई थी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। केमिकल काइनेटिक्स की जब आप सीरीज देख रहे थे तो वहां पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो डिक्टो रिपीट हो रहे थे, इवन एग्जामिनर ऑप्शंस तक चेंज नहीं कर रहा था। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यहां पर टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे गए, लेकिन 20 क्वेश्चंस में से 15 डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए, और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस, जेन्युइनली ऐसे क्वेश्चंस जिनको आज करने के बाद अगर आप फिर से चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको जेन्युइनली पता लगेगा कि आपको क्या करना था, क्या नहीं करना था, किन टॉपिक्स पर ही आपको मेनली फोकस करना था। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम पढ़ रहे हैं व्हेन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर सल्फेट वाज कैरिड आउट बाय प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लीज ध्यान रखिएगा, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वाज लिबरेटेड एट एनोड, द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट एट कैथोड विल बी। देखो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें, इलेक्ट्रोलिसिस, अब आपको लगता है कि ये तो आपको आता है यार, ये तो बेसिक सी चीज है, क्या पढ़ा रहे हैं, मैं आपको जेन्युइन चीजें बताता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। इलेक्ट्रोलिसिस, ये सबको पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम बैटरी से 2 वायर्स को जोड़ते हैं, 2 प्लेट्स को जोड़ते हैं। पॉजिटिव प्लेट जो कहलाती है एनोड, नेगेटिव प्लेट जो कहलाती है कैथोड। बिल्कुल बेसिक सी चीज है, एक ही कंटेनर में ये रखे होते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि रिडॉक्स प्रोसेस यहां पर सेम कंटेनर के अंदर होती है। ओके, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर एक तो रहने वाली है वो ये कि रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक कंटेनर में होते हैं। दूसरा, एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, जबकि कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होता है। यह भी कोई खास बात नहीं है। मेन चीज, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब है एक ऐसी प्रोसेस जिसको करवाने के लिए आपको कॉन्टिन्यूअसली फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, एंड दैट फोर्स इज अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ बैटरी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड एक्सटर्नली टू द सॉल्यूशन प्रेजेंट हियर।
दूसरा, अगर कोई नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली है। ये सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट हैं भाई, मैं थर्मोडायनेमिक्स में नहीं घुस रहा हूं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो आप गिब्स फ्री एनर्जी के कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में, लेकिन हम बात कर रहे हैं एचटेट एग्जामिनेशन की या एचपीएससी एग्जामिनेशन की। यहां पर आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि यहां पर भी डेल्टा जी का फंडा है और यहां पर डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा ही क्या रहने वाली है, पॉजिटिव, तभी आप इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर जो प्रोसेस हो रही है, यानी कि एनायन भाग रहे हैं एनोड की तरफ, कैटायन भाग रहे हैं कैथोड की तरफ, और ये अपने आप को डिस्चार्ज पोटेंशियल की हेल्प से कन्वर्ट करेंगे एक स्टेबल न्यूट्रल स्पीसीज के अंदर। तो हमारे पास आता है एक लॉ, यहां पर हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था फैराडे। तो ये कौन से लॉज पे बेस्ड है ये न्यूमेरिकल, बिल्कुल आसान है लेकिन प्लीज कंसेप्ट्स को समझिए। फैराडे लॉज पे बेस्ड है। फैराडे ने दो लॉ दिए। जो फर्स्ट लॉ था फैराडे का, वो क्या कहता है, वो कहता है कि भैया जितनी ज्यादा देर तक ये करंट चलेगा उतना ज्यादा मेटल यहां पर डिपॉजिट होगी, यानी कि वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू दैट इज चार्ज प्रोवाइडेड। यानी कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा मेटल या नॉन मेटल जो लिबरेट हो रही है, अगर कोई गैस है तो वो बाहर निकलेगी, कोई मेटल है तो वो यहां पर डिपॉजिट होगी, उतनी ही ज्यादा डिपॉजिट होगी। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाएंगे दैट इज जेड एंड इट इज क्यू, वेयर जेड इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसके बारे में भी बात करेंगे क्या है। Q जो है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि चार्ज क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो हम लिखेंगे W इज इक्वल टू जेड आई टी, पहला फंडा। तो ये था फर्स्ट फंडा हमारे पास फैराडे लॉ का कि भैया जितनी ज्यादा देर करंट होगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मेटल डिपॉजिट होगी किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर। यहां पर जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो आप एक कांस्टेंट लगाते हैं। मैं आपको प्रोपोर्शनलिटी साइन का मतलब बताता हूं। अगर चार्ज ज्यादा होगा तो वेट भी ज्यादा होगा, लेकिन अगर आप चार्ज डबल कर देंगे तो वेट डबल हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं लगाते हैं। आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कब लगाते हैं, हो सकता है बायो बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को इसके बारे में ज्यादा नॉलेज ना हो। आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तब लगाते हैं जब आप कहते हैं कि अगर A इंक्रीज होगा तो B भी इंक्रीज होगा, लेकिन क्या सेम रेशियो में, नहीं, सेम रेशियो में नहीं होगा। ये डबल हो रहा है तो ये डबल हो, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए आप एक कांस्टेंट लगाते हैं जो इनकी मल्टीप्लिकेशन से इक्वालिटी लेके आता है। जेड हमारा वही है, नॉन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सेकंड लॉ क्या कहता है, फैराडे का सेकंड लॉ कहता है कि अगर दो अलग अलग मेटल हैं और दोनों के अंदर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करें, यानी कि हम बात कर रहे हैं फैराडे सेकंड लॉ की। काफी क्वेश्चंस हैं भाई इसके ऊपर। फैराडे सेकंड लॉ, तो वो क्या कहता है कि अगर एक मेटल का वेट डिपॉजिट हो रहा है और आप उसे कंपेयर कर रहे हैं दूसरी मेटल के वेट से, तो वो वेट सेम रेशियो में रहेगा जिस रेशियो में उनका इक्विवेलेंट वेट है। मतलब क्या है, मान लो कि मेरे पास यहां पर एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस चल रही है, मैंने बैटरी से अटैच किया हुआ है, सेम बैटरी मैंने यूज की और यहां पर मैंने दूसरी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस लगाई, सेम टाइम सेम करंट था, तो यहां पर जो डिपोजिशन हो रहा है और यहां पर जो डिपोजिशन हो रहा है, ओके, यहां पर ये हमारे पास क्या है, कैथोड। कैथोड पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, एनोड पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हमारी मेटल जिसके ऊपर मेटल क्योंकि कैटायन होते हैं तो वो मेनली किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ। तो हमारा डिपोजिशन जो है वो कहां पर होता है, मेटल्स का मेनली कैथोड के ऊपर, क्योंकि कैटायन बनाएंगे ना, तो कैथोड पर मेनली आपको फोकस करना होता है। अब इन दोनों का जो वेट डिपॉजिट हुआ है उसमें क्या डिफरेंस रहने वाला है, तो वो डिफरेंस होता है W1 डिवाइडेड बाय E1 will be equal to W2 divided by E2. That is equivalent weight of metal 1, that is equivalent weight of metal 2. अगर इनकी रेशियो 1:2 है तो वेट डिपोजिशन भी 1:2 की रेशियो में होने वाला है। ये दो लॉ हैं जिन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमारे पास आए हुए हैं और ज्यादा डिटेल में हम इसे वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। फिलहाल PYQ सीरीज में ऑप्शंस के ऊपर फोकस करते हैं, कैसे बनाए गए हैं। देखिए, अब अगर हम बात करें हमारे ऑप्शंस के ऊपर कि ऑप्शंस हमारे किस तरीके से आए हैं यहां पर,
तो हमारे पास बना हुआ है कि 1.6 ग्राम ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रॉब्लम देखो क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस में कैसे मारे गए लोग। सबको आता था फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, W1 डिवाइडेड बाय E1 विल बी इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय E2। ओके, हमारे पास पहला कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है, कितना हो रहा है भाई, 1.6 ग्राम डिवाइडेड बाय E1, W2 ये मुझे निकालना है, डिवाइडेड बाय E2। इनमें पंगा था। इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, इक्विवेलेंट वेट का मतलब है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितनी क्वांटिटी देती है। अगर किसी सब्सटेंस का x ग्राम आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। अब यहां पर प्रॉब्लम देखिए क्या था, लोगों को लगा ऑक्सीजन का जो n फैक्टर होता है वो कितना होगा, 2, क्योंकि सबने यही सुना है ऑक्सीजन पर भाई 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बिल्कुल बात सही भी थी। अब ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोलर मास को डिवाइड करेंगे n फैक्टर से। ये बात ध्यान से समझिएगा, मोलर मास को हम किससे डिवाइड करते हैं, n फैक्टर से। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना लेंगे आप यहां पर, अगर आप O2 लेंगे तो आपको मोलर मास लेना पड़ेगा 32। O2 क्यों ले, क्योंकि ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है, तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही है ना, ऑक्सीजन का एटम तो बाहर निकलेगा नहीं, एटम तो स्टेबल ही नहीं होता। तो अगर आप ऑक्सीजन का मास 32 लेंगे तो क्या आप उसे 2 से डिवाइड करेंगे, किया, ज्यादातर लोगों ने यही किया। E2 सिल्वर का मास होता है 108 मोलर मास, n फैक्टर कुछ लोगों को लगता है 2 होता है, कुछ लोगों को लगता है 1 होता है। तो ये चीज हुई। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय 16 विल बी x एंड 108। आप इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/10 और x की वैल्यू आ जाएगी 10.8। सबने इस पे टिक किया, गलत हो गया। सबने इस पे टिक किया, गलत हो गया। मेरे खुद स्टूडेंट्स जो हैं इतनी बड़ी भयानक गलती करके आए, जबकि मैंने रिडॉक्स और स्टोकियोमेट्री में इक्विवेलेंट का कंसेप्ट इतने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। यहां पर आपको प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि आप ऑक्सीजन का मोलर मास ले रहे हैं O2 का, तो अगर आप ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या उसे इलेक्ट्रॉन देंगे तो तोड़ के देखिए, ऑक्सीजन किस में टूटेगा, 2 ऑक्सीजन एटम्स में, यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल ऑक्सीजन एटम दे रहा है। और 2 मोल ऑक्सीजन एटम जब चार्ज गेन करेंगे तो नेट चार्ज हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 नेगेटिव। इसीलिए n फैक्टर चार्ज से मत कभी भी याद रखिए, हमेशा याद रखिए नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास नेट गेन और नेट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन अगर आप लेते हैं तो कितना होगा, 4। n फैक्टर की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4। और अगर आप 4 के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो आपके पास फिर आंसर चेंज हो जाएगा डेफिनेटली। तो आंसर क्या होगा, दैट विल बी 1.6 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू x बाय 108। तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाय 108 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज x। तो ये हमारे पास जाएगा 0.2 और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज 21.6। ये आंसर था। ये सबसे बड़ी गलती हुई इस एग्जाम में। तो ऑक्सीजन का चार्ज डेफिनेटली -2 होता है, लेकिन अगर आप O2 लेंगे तो 2 ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे और आपको वैलेंसी उसी के हिसाब से सेट करनी पड़ेगी। नेट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से n फैक्टर डिसाइड करेगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, ज्यादातर लोगों ने गलत किया ओवर कॉन्फिडेंस में। इसीलिए छोटी छोटी चीजों को प्लीज ध्यान से सुनिएगा। दूसरी जो लोगों ने गलती की थी वो ये कि बहुत से लोगों को लगता है कि सिल्वर पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। जिसको नहीं लग रहा था उसको एग्जामिनर ने लगवा दिया। कैसे लगवा दिया, ये देखो। एक क्वेश्चन आया जिसमें आंसर जिसको लग रहा था Ag 2 पॉजिटिव वाला होगा, उसको लगने लग गया कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और उसको लगा कि सिल्वर पर कहीं ना कहीं 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और साइड बाय साइड थे ये दोनों क्वेश्चन। जब साइड बाय साइड क्वेश्चन होते हैं तो इंसान का दिमाग खराब होता है भाई, वो टेंशन में हो उस टाइम पे। तो कुछ लोगों ने यहां पर सिल्वर की वैलेंसी 2 यूज कर ली, उनका इस वजह से गलत हो गया। नया ऑप्शन जनरेट हो गया, 1.6 वाला के आसपास बन गया। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन बनता है, फिर जब दिमाग खराब होता है ना तो एक ऑप्शन बनता है जो आ रहा है यार लगा दो, और जो मैच करता है 108 हो सकता है आंसर। ये
ये 16 वाला हो सकता है आंसर, क्योंकि ऑक्सीजन की वैल्यूज में 16 आता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। तो ऑप्शंस को ध्यान से देखिए कि एग्जामिनर किस तरीके से सेट कर रहा है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते, बस वो ऑप्शन ऐसे सेट करता है कि जब आप उसे सॉल्व करते हैं ना तो आपको लगता है कि हाँ मेरा आंसर सही है, लेकिन एक्चुअल में आंसर आपको एक बार रीचेक करना होता है। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, द सेल पोटेंशियल फॉर द गिवन सेल विल बी। सेल पोटेंशियल क्या होता है? सेल पोटेंशियल हमें बताना है किसी सेल के लिए। देखो, सेल पोटेंशियल का फंडा समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। इंसान ने एक बहुत ही जबरदस्त चीज देखी जहां से बैटरीज हमारी बनी। उसने देखा कि अगर मैं किसी मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में रख देता हूं और सेम किसी दूसरी मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में रख देता हूं, ये मेरे पास M1 है, ये मेरे पास M2 है, मैंने इसका सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, और अगर मैं इन्हें एक वायर से जोड़ देता हूं तो मैंने देखा कि बल्ब क्या करने लग गया? ग्लो करने लग गया। हमने बिजली बना दी, सिर्फ लोहे की एक कील ली, कॉपर की एक कील ली, दोनों को सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा, तार से जोड़ा, भाई बल्ब ग्लो कर रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बन गए। कितनी अजीब चीज थी, कितनी जबरदस्त चीज थी, जिसने सबसे पहले की होगी उसके बारे में सोचिए। आप पढ़ चुके हैं इसलिए शायद आपको ये नॉर्मल सी चीज लग रही है। तो बिजली बन गई। अगर आपको नॉर्मल नहीं लग रही तो मैं एक वीडियो बताता हूं जिस पर बिलियंस में व्यू पहुंच गए थे। उसने इनो और सर्फ को मिक्स करके बल्ब जला के दिखाया था। सब कोई सोच रहा था क्या कर दिया, क्या कर दिया। बेसिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वहां पर बन रही थी। लेकिन ये बल्ब कौन सा बल्ब जल रहा था? ये बल्ब था हमारा चाइनीज बल्ब, लड़ियों वाला बल्ब भाई। वो छोटा सा बल्ब जल रहा था। क्या करेंगे उसका? उससे तो कोई फायदा भी नहीं होने वाला अपने को। तो हमने सोचा कि अगर ऐसी ऐसी हजारों सेल्स को जोड़ देंगे तो बड़ा भी जल जाएगा, बस प्रिंसिपल पता लग जाए। तो हमने ये प्रिंसिपल ढूंढने की कोशिश की। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमारे पास कहला रही थी। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं इसकी ताकत। हमने देखा कि ओवर द टाइम ये बल्ब जो है इसकी ग्लो करने की कैपेसिटी कम हो रही है। छोटा सा है फिर भी कम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे पास जब आप इस बल्ब को जोड़ते हैं तो इन दोनों के इलेक्ट्रोड, ये दो इलेक्ट्रोड हो गए, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करने की पावर अलग अलग है। कितनी पावर है? अब इनकी ताकत कैसे निकालें? इनकी ताकत हमने निकाली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। हमने हर एक मेटल को जोड़ दिया, किससे? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ के हमने उसकी ताकत निकाल दी। और इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने इसकी वैल्यू कितनी मानी थी? 0 मानी थी। हमने कंसिडर किया था कि इसकी वैल्यू 0 है। तो जितनी भी वैल्यूज, जिस भी मेटल की जितनी वैल्यू आ रही थी, X, Y, Z, M, N, जो भी वैल्यू आ रही थी, हमने उसे अरेंज कर दिया। एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसे हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जिसकी जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसकी जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो अगर मैं इस मेटल को और इस मेटल को जोड़ दूंगा तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये गेन करेगा। यानी कि 2 पॉइंट्स में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने की एक पावर है। और इस तरीके से हमने बनाई सेल्स। तो जो शुरुआत में होगा धीरे धीरे वो पावर कम होती रहेगी। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पर आप डिफरेंस निकालेंगे, जो पावर निकालेंगे, उसे आप बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कि स्टैंडर्ड हमारे पास क्या था, मैक्सिमम क्या हो सकता है। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसे आप EMF भी बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन को मोशन में लेके आने के लिए जो फोर्स चाहिए। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं E0 सेल से, ये हमारे पास कहलाया। तो ये वैल्यू जब भी आप निकालेंगे, इसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प लगेगी और इसीलिए ये आपको वैल्यूज दी जाएंगी। अब वक्त के साथ क्योंकि इसकी पावर कम होगी, तो वो पावर कितनी कम होगी, इसमें हमारी हेल्प की नर्स्ट बाबा ने। नर्स्ट बाबा क्या कहते हैं? नर्स्ट बाबा कहते हैं कि भाई जब आप सेल को चलाओगे ना, जैसे घर में बैटरी है भाई, इन्वर्टर बैटरी को ही देख लो, थोड़ी देर चलने के बाद उसकी पावर कम हो जाती है ना। और अगर ज्यादा देर चलती रहे, लाइट ना आए, तो हम कहते हैं लाइट डिम हो गई है, फैन गुर गुर करने लग जाता है। तो वो डिम लाइट जो है वो उसकी वजह से हो रहा है। तो ई सेल उसका कम होता जा रहा है। तो क्या बनेगा? E0 सेल माइनस RT/NF log
Q, ये होता है क्वोशेंट, या फिर आप कह सकते हैं प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसे हम रिलेट करेंगे थोड़ा सा इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट से। इक्विलिब्रियम में आपने क्या पढ़ा था कि अगर एक रिएक्शन होती है A प्लस बी, अगर रिएक्शन करके बनाते हैं C प्लस D, तो रिएक्शन क्वोशेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B। ये हम ऐसे निकालते हैं। अगर यहां पर कोई स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है A, B, C और D, तो वो इसकी पावर में चले जाएंगे, A, B, C और D, तो ये हमारे पास Q की वैल्यू आती है। सेम चीज हम करने वाले हैं हमारी इस रिएक्शन के लिए, कि हमारे पास इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। देखो, जो रिप्रेजेंटेशन है सेल की, उसमें जो शुरू में होता है वो होता है ऑक्सीडेशन हाफ, और जो लास्ट में होता है वो होता है रिडक्शन हाफ। यानी कि हमारे पास क्या हो रहा है, मैग्नीशियम बदलेगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में। ये रिएक्शन हो रही थी, मैग्नीशियम ने और सिल्वर ने रिएक्शन की, और हमारे पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम आयन प्लस सिल्वर आयन। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये मैग्नीशियम मेरे पास सॉलिड था, ये सिल्वर का कोई सॉल्ट था एक्वस, ये मैग्नीशियम का मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है, और ये सिल्वर मेरे पास सॉलिड स्टेट में बन रहा है। इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आप टीजीटी साइंस एस्पिरेंट भी हैं तो ये मैंने हमारी एनसीईआरटी अकल्ट सीरीज है उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ये रिएक्शन लिखते कैसे हैं। बहुत से लोगों को आइडिया भी नहीं है। यहां पर यहां पर स्पेक्टेटर आयंस जो हैं उन्हें रिमूव कर दिया गया है, और ये बिल्कुल उसी तरीके से एक आयनिक इक्वेशन है जैसे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट की आप रिएक्शन करवाते हैं, आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है, बिल्कुल सेम रिएक्शन है। तो अगर मैं इसके लिए रिएक्शन क्वोशेंट लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन। ये मेरे पास रिएक्शन क्वोशेंट, क्या ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम सिल्वर सिल्वर। लोगों को लगता है ये बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है भाई। इलेक्ट्रॉन कहां गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नथिंग कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर अगर है तो वो कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में प्रेजेंट होगा। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, और गेन कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, 1 का। 1 इलेक्ट्रॉन कहां गया, तो चार्ज भी बैलेंस करना पड़ेगा। यहां पर 2 आएगा, यहां पर भी 2 आएगा। ये था मेन फंडा। और मैं फिर से कह रहा हूं 80% एमएससी पास आउट स्टूडेंट्स को ये फंडा समझ में नहीं आता और गलत करके आते हैं क्वेश्चंस। 80% 10th क्लास की केमिस्ट्री है भाई ये। 10th क्लास में 9th क्लास में एनटीएससी में हम ये चीज पढ़ा रहे हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ आयनिक इक्वेशन, कहीं सोचो ये रिडॉक्स वाला नहीं, ये 10th क्लास का एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि आपने स्पेक्टेटर आयन को अगर हटाया है तो भी आप चार्ज को जरूर बैलेंस करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप टीजीटी एस्पिरेंट्स भी हैं तो प्लीज, अगर नहीं भी हैं तो भाई एनसीईआरटी अकल्ट सीरीज हमारी चल रही है, उसके फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये चीज एक्सप्लेन की हुई है, एक बार जरूर देखिएगा। ओके, तो अब इसके हिसाब से हमारे पास मैग्नीशियम के लिए यहां पर तो कोई भी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है। सिल्वर के साथ कितना आएगा, सिल्वर के साथ आएगा 2। यहां पर सिल्वर के साथ कितना आएगा, 2। दूसरी चीज, जो सॉलिड होते हैं उनकी हम कंसंट्रेशन लेके चलते हैं 1। ये हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि कोई भी सॉलिड, प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड है या कोई लिक्विड एक्सेस में है तो उसकी कंसंट्रेशन 1 लेनी है। वो इस वजह से क्योंकि वहां पर चेंज इन कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। तो मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी, सिल्वर की कंसंट्रेशन भी 1 हो जाएगी। अब फॉर्मूले में लिखते हैं, ई सेल विल बी ई नॉट सेल माइनस RT, क्योंकि ये तो मैक्सिमम पावर है, माइनस RT डिवाइडेड बाय NF। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हो रहा है, 2। FF फैराडे कांस्टेंट, नेचुरल लॉग ऑफ, अब देखो Mg2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय Ag पॉजिटिव, ये तो गलत हो गया। दूसरा E सेल E नॉट सेल माइनस RT NF ln Ag पॉजिटिव, गलत हो गया। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव है, गलत हो गया, ये ऑप्शन बचा। ये सारे ऑप्शन उसने इस तरीके से बनाए हैं कि बंदा कंफ्यूज हो जाए। एक ऑप्शन बनाया कि वो इस पावर को भूल जाए, कि पावर ही ना लगाए, किसी में पावर ही ना लगाए। दूसरा ऑप्शन बनाया कि वो प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाए, ये बनाया। तीसरा ऑप्शन उसने बनाया कि सिल्वर को ऊपर कर देता हूं, पावर तो लगा देता हूं, सिल्वर को ऊपर कर देता हूं। चौथा ऑप्शन बनाया ये।
ताकि बंदा कंफ्यूजन में ही मर जाए कि भाई क्या करना था, जबकि बहुत आसान क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, सेल बनाई आप लोगों ने, मैक्सिमम पावर ये है, चलेगी तो पावर कम होगी विद टाइम, ओके, RT, तो टाइम के साथ उसकी पावर कम होती रहेगी, पावर कम, यहाँ T टाइम नहीं है, ये बात समझिए, तो यहां पर चीजें कम होती रहेंगी, वो पावर जो कम हो रही है वो कंसंट्रेशन के हिसाब से कम होती है, ना कि टाइम के साथ तो हो रही है, लेकिन वहां पर एक्चुअली कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, तो इसीलिए फॉर्मूले में कंसंट्रेशंस भी हैं, इक्विलिब्रियम भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट का भी कंसेप्ट आ गया, ये भी आ गया। तो तैयारी करने का तरीका ये है, खोद दो भाई हर चीज को। आप क्या करते हैं, एग्जाम आता है, जैसे ही एग्जाम आता है सिर्फ उसके हिसाब से पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब फोकस करके बैठे हैं एचटेट पे, एचटेट के बाद वैकेंसी आ गई तो फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, फिर से वही कंसेप्ट पढ़ोगे, फिर लगेगा अरे यार ये तो मुझे आता है, फिर एग्जामिनेशन में रह जाओगे। अगर पक्का सेलेक्ट होना है ना तो PYQ करो, खोद के करो भाई कि सारे ऑप्शंस कैसे डिजाइन कर रहे हैं, और अगर नया क्वेश्चन बनाएगा तो कैसे बना सकता है, ये चीजें भी अगर नहीं पता लग रही हैं तो बेसिक को एक बार फिर से रिकैप मारिए। टाइम बहुत है सबके पास बहुत है, ये बहाना है कि 1 महीना रह गया है, 2 महीने रह गए हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, वो बन जाएगा, बस अच्छे से फोकस के साथ अगर पढ़ेंगे तो जरूर बनेगा। लेट्स मूव टू द, तो आई होप आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी, आपको मोटा समझ में आ रहा है इस सीरीज का कि क्या है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl, HCl एंड सोडियम एसीटेट, the molar conductivities at infinite dilutions are this respectively, find out this। क्यों है ये क्वेश्चन, क्या है इस क्वेश्चन में? HTET 2023 2018 दोनों में रिपीट हुआ, सबको पता है, कोहलार्स लॉ। क्या है कोहलार्स लॉ? चलो भाई कोहलार्स लॉ समझाता हूं क्या है, आसान से शब्दों में कोहलार्स लॉ को समझते हैं। मान लो कि हमने दिहाड़ी पे बुला लिया किसी को, हमारे पास टोटल 1000 ईंटें हैं जो यहां से यहां पर पहुंचानी है। किसको बुलाएं? लो एलविश यादव को बुला लिया मैंने, ठीक है, मैंने किसको बुला लिया? एलविश यादव को। एलविश यादव जो है वो एक दिन में 400 ईंटें ढो सकता है, कैपेसिटी देखो इसकी क्या है, 400 ईंटें ढोने की। दूसरा मैंने इसके सबसे बेस्ट फ्रेंड को बुलाया हुआ है, मुनव्वर फारूकी, है ना, अगर थोड़ा बहुत देखते हो बिग बॉस या सोशल मीडिया पर टाइम मेरी तरह खराब कर रहे हो तो ये चीजें पता होंगी। ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो इसकी कैपेसिटी है मान लो 300 ईंटें ढोने की, तो एक दिन में टोटल जो ईंटें यहां पर आएंगी वो आएंगी 700। क्लियर? दूसरा, एक बंदे को और बुलाया मैंने, इस बार मैंने बुलाया मुनव्वर फारूकी, कितनी ईंटें ढो रहा है? 300। और मैंने बुला लिया रजत भाटिया को, ये कितनी ढो रहा है? थोड़ा सा तगड़ा आदमी है तो मैंने मान लिया 500 ईंटें ढोता है। तो टोटल ईंटें जो यहां पर ढोई गई वो ढोई गई 800। ठीक है, दोनों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं तो ये इससे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। तीसरे दिन देखो, तीसरे दिन मैंने बुलाया रजत भाटिया को और मैंने किसको बुलाया? एलविश यादव को। रजत भाटिया की कैपेसिटी है कितनी? 500 की, और एलविश की कितनी है? 400 की। तो टोटल ईंटें कितने ढोएंगे? 900। ना ना, बीच में सुट्टा ब्रेक, भाई ब्रेक, सिस्टम ब्रेक है ना, तो ये भी तो चलेगा। तो कैपेसिटी जो है वो कम हो गई। अब ये बात क्या है, अगर इन दोनों के बीच में, ध्यान से सुनना, अगर इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है तो ये अपना कंट्रीब्यूशन इक्वल रखेंगे, चाहे यहां पर हो या यहां पर। यहां पर मुनव्वर का कंट्रीब्यूशन है 300, यहां पर भी कितना है? 300। यहां पर इसका 500 है, यहां पर 400 है। अगर आपकी इंटरेक्शन है आयंस के बीच में या दो चीजों के बीच में इंटरेक्शन है तो वर्क एफिशिएंसी कम हो जाएगी। बिल्कुल सेम चीज है। यहां पर वर्ड आया हुआ है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो ये जो दोनों केस हैं ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन के हैं। इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड आयंस के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स ही नहीं लग रही है। अगर आयंस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है तो उनकी कंडक्टेंस कम हो जाएगी। तो कोहलार्स लॉ, पहली चीज याद रखिएगा, कोहलार्स लॉ एप्लीकेबल है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। मैं ये कंसेप्ट क्यों बता रहा हूं भाई, अभी लास्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इतना पानी डाल दो सॉल्ट के अंदर, एसिड के अंदर या बेस के अंदर कि आयंस एक दूसरे से दूर चले जाएं, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑलमोस्ट क्या हो जाएं? जीरो हो जाएं, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट कर रहे हैं। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट कौन यूज किए? NaCl, HCl, NaAC। क्या होता है भाई NaAC?
अब ये भी नहीं पता होता बहुतों को, क्यों नहीं पता, बस फोकस नहीं कर रहे ना। सोडियम एसीटेट क्या है? NaAC, दैट इज NaAC, इट इज सोडियम एसीटेट। एसीटेट क्या होता है? CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। NaCl और HCl, अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्युबल सॉल्ट, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, सारे के सारे हाईली सॉल्युबल सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। मतलब जब भी इन्हें किसी लिक्विड में, खासकर वाटर के अंदर अगर आप इन्हें डालते हैं तो नंबर ऑफ आयंस बहुत ज्यादा देते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टेंस बहुत ज्यादा आती है। आप सिंपली क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं, उसमें सॉल्ट डालेंगे, इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, कंडक्टोमीटर, और आपको रीडिंग दे देगा। इस रीडिंग से आपको यह पता लग जाएगा कि इसके अंदर कितने आयन प्रेजेंट हैं। फायदा क्या है ये पढ़ के? इससे ये फायदा है कि आपकी जो पाइपें बन रही हैं, जहां पर पानी बह रहा है, लोहा वहां पर अगर आप यूज कर रहे हैं, मोबाइल के अंदर अगर सर्किट लगे हुए हैं और उन सर्किट्स को अगर पानी के साथ रखा जाए तो कौन सी मेटल कितनी जल्दी कोरोड होगी, सॉल्ट की क्या कॉन्फ़िगरेशन रहने वाली है कोरोजन प्रोसेस में, ये सारी चीजों में ये हेल्प करता है। तो हम बेवकूफों की तरह नहीं लगे हुए हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमारे पास तीनों सॉल्ट जो हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब हम कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं? HAC, दैट इज एसिटिक एसिड, CH3COOH, इसके लिए। ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस निकालते हैं, क्योंकि आयंस में तो टूटते नहीं है। अगर आयंस में नहीं टूटेगा तो कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस निकाली जाती है कोहलर्स लॉ में बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि जिनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस है उनकी हम निकाल लेते हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कोहलर्स लॉ के हिसाब से। तो NaCl ने जो कंडक्टेंस दी है वो दो आयंस की वजह से है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। HCl ने जो कंडक्टेंस दी है वो है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की वजह से, और सोडियम एसीटेट ने दी है एसीटेट आयन और सोडियम आयन की वजह से। अब मुझे कंडक्टेंस किसकी चाहिए? मुझे कंडक्टेंस चाहिए है एसिटिक एसिड की, CH3COOH। तो मैं इन सभी इंडिपेंडेंट आयंस की कंडक्टेंस को प्लस माइनस करूंगा इस तरीके से कि मेरे पास ये बच जाए। तो ट्रिक ये है कि बस आपको ये बचाना है। क्या क्या बचाना है? आपको बचाना है एसीटेट आयन और आपको बचाना है H पॉजिटिव आयन, बाकी सब कैंसिल करना है। तो मैं थर्ड में से अगर फर्स्ट को माइनस कर दूं तो सोडियम से, थर्ड में से माइनस करना है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, तो सोडियम से सोडियम आयन कैंसिल हो जाएगा, तो कंडक्टेंस कैंसिल आउट हो गई। तो हमारे पास किसकी कंडक्टेंस बच गई? Cl OH पॉजिटिव एसीटेट आयन। मुझे क्लोराइड भी हटाना है। अगर मैं इसे 2 को ऐड कर दूं, इस 2 को इसमें ऐड कर दूं, तो -Cl से +Cl की कंडक्टेंस हम हटा देंगे, तो हमारे पास बच गई एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयन की। मतलब वही है, अगर भाई मुनव्वर का काम हटा दिया जाए तो किसका काम बच गया? एल्विश यादव का बच गया, जब इंटरेक्शन है ही नहीं। तो वही बात है, अगर मैं इसमें टोटल कंडक्टेंस, इसकी कंडक्टेंस में से इसकी कंडक्टेंस माइनस कर दूंगा तो हमारे पास कंडक्टेंस इसकी और इसकी बच गई, और इन दोनों की कंडक्टेंस में से इसको अगर ऐड कर दूंगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये दोनों आयंस आपस में बच गए। अब कंडक्टेंस देखो कितनी है। थर्ड हमारे पास कंडक्टेंस थी सोडियम एसीटेट की, वो थी 91, इस बात का ध्यान रखना। फर्स्ट कंडक्टेंस जो है वो थी हमारे पास NaCl की, और वो कितनी है? 126.4। और HCl की कंडक्टेंस यानी कि सेकंड वाले की कंडक्टेंस कितनी है? 425.9। आप इसे सॉल्व करिए, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा अराउंड 390 के करीब। ठीक है, तो आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा? अराउंड 390 के करीब जो है हमारा आंसर होगा, दैट विल बी द आंसर। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ 2023 2018 में कोई भी ऑप्शन सेम नहीं था। यहां पर एक ऑप्शन सेम, ऑब्वियसली वो तो होगा ही। तो अगर आपने प्रैक्टिस किए हुए था, कभी कभी ये फायदा हो जाता आपको कि अच्छा ये ऑप्शन तो दोनों साल मैंने प्रैक्टिस किया था, ये आ गया। ठीक है, तो टाइम बच जाता है। कहने का मतलब मेरा यह है कि वहां पर आपका टाइम बच जाता है। बाकी ऑप्शंस देखिए कैसे बनाए गए हैं। अगर आप इस चीज को और इस चीज को जोड़ दें तो आपके पास लगभग हो जाएगा 550, और 91 को भी अगर उसमें जोड़ दें तो आंसर आ जाएगा 643।
पहली चीज कि भाई कोई स्टूडेंट तो ऐसा होगा जो इन तीनों को जोड़ के चला जाएगा, कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो जोड़ेगा तो उसे ऑप्शन मिलेगा, और जैसे ही आपको ऑप्शन मिलता है ना आपको लगता है भाई बन गई ये तो बात, तुक्का मेरा सेट बैठ गया, भाई के 4 नंबर आ गए, पता लगता है वो माइनस हो गया। खैर यहां पर तो नहीं है नेगेटिव मार्किंग, बट हो जाता है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दूं तो भी एक ऑप्शन मैच कर रहा है, अगर मैं इसमें से इन दोनों को माइनस कर दूं तो भी एक ऑप्शन मैच कर रहा है। तो आपको कोहलार्स लॉ का क्वेश्चन में केयरफुल रहने की जरूरत है। आपको प्रॉपर इक्वेशन बनानी है और उस इक्वेशन के हिसाब से ही सॉल्व करना है। तुक्का कोहलार्स लॉ में मत मारिएगा, गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कोहलार्स लॉ केमिस्ट्री वालों को आसान लगता है पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। Let's move to the next question में देखते हैं। The standard reduction potential of iron and tin is given, these are the values। हमें सेल रिएक्शन भी दी गई है और स्टैंडर्ड ईएमएफ बनाना है। देखो क्या हुआ, हमें सबसे पहले वैल्यू दी गई है। देखो Fe2 पॉजिटिव को बदला गया है आयरन में और कहता है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है 0.44 वोल्ट माइनस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर मैं एक तरफ आयरन लेता हूं और उसका सॉल्ट सॉल्यूशन, मान लो FeSO4 ही ले लिया और यहां पर आपने आयरन मेटल ली, ध्यान से समझिएगा, और यहां पर आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इससे चिपका दिया, तो जो वोल्ट मीटर में कंडक्टेंस आएगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा 0.44 वोल्ट। माइनस का मतलब है कि यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, यानी कि यहां पर HCl था, जब उसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो पहला कंसेप्ट, अगर कभी किसी का नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है तो वो एसिड में डालने पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, अगर मैं यहां पर टिन को रखता हूं तो टिन के लिए जो वैल्यू आती है वो आती है 0.14 वोल्ट, यानी कि टिन, अगर आयरन को हम रिप्लेस कर देते हैं टिन से और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं जो कि हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो यहां पर ये वैल्यू कम हो जाएगी। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है, देखो जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये चीज नोट कर लो भाई, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अभी शॉर्ट ट्रिक्स में बताऊंगा मैं ये सारी चीजें। तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटर तरीके से। अब वो क्या कह रहा है कि आपने एक सेल बनाई है और उसमें ये रिएक्शन हो रही है, तो बताओ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल कितना होगा? स्टैंडर्ड मतलब जो इसके हिसाब से, इस सीरीज के हिसाब से है। स्टैंडर्ड ईएमएफ देखो कैसे निकालते हैं। ई सेल हम निकालते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कि कैथोड में से एनोड को माइनस कर देते हैं। रिएक्शन देखो एक बार क्या हो रही है। रिएक्शन में लिखा हुआ है Fe2 पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है टिन के साथ और हमारे पास बन रहा है आयरन प्लस Sn2 पॉजिटिव। आयरन ने क्या किया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि आयरन का क्या हो गया? रिडक्शन। और टिन ने क्या किया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या ये रिएक्शन गलत नहीं है? मैंने अभी आपको बताया कि जिसकी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज, और जिसकी कम नेगेटिव है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन, या पॉजिटिव है वो गेन करेगा। यहां पर देखो एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने उल्टा कर दिया, आयरन से गेन करवा दिया और टिन से क्या करवा दिया? लूज। अगर उल्टी रिएक्शन हो जाए तो समझ लेना कि आंसर नेगेटिव आएगा। नोट कर लो ये बात, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ये रिएक्शन नहीं हो सकती है, उसने बस लिख दी है। क्यों? देखो ई सेल, ई नॉट सेल निकाल के देखो, ई कैथोड, ये रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? कैथोड बन जाएगा। कैथोड के लिए वैल्यू कितनी है? -0.44 वोल्ट। और एनोड के लिए कितनी है? ई कैथोड माइनस ई एनोड, -0.14। तो वैल्यू कितनी आई? -0.30। और जब ई नोट सेल की वैल्यू नेगेटिव होती है तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होती, इसका मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। अगर नेचर में आप छोड़ेंगे तो टिन के ऊपर जंग नहीं लगता भाई आसानी से। आयरन को बचाने के लिए उसके ऊपर टिन की कवरिंग करते हैं, बल्कि हम टिन कम रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू आयरन। तो नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब है अगर आप बैटरी बनाओगे तो जिसे आप कैथोड बना रहे हैं उसे एनोड बनाइए, जिसे एनोड बना रहे हैं उसे कैथोड बनाइए। अब देखो एग्जामिनर का गेम प्ले।
हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि अगर कोई रिएक्शन होगी तो उसके लिए ई नोट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। आपने सॉल्व किया, आपकी वैल्यू आ गई -0.30। आपको लगेगा आंसर गलत है भाई, ये आंसर होगा, ये टिक कर देंगे आप। दूसरा आंसर देखो, हो सकता है कोई भला इंसान इन दोनों को जोड़ दे, अगर जोड़ देगा तो आंसर कितना बन जाएगा, डी। मतलब इन दोनों को जोड़ दे तो भी आंसर मिलेगा, इन दोनों को माइनस कर दे तो भी आंसर मिलेगा। तो ये कैसे डिसाइड करोगे एग्जाम में कि कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है? ये डिसाइड होगा आपके अपने कंसेप्ट से। यहां पर इसीलिए मैंने आपको ये बताया है कि किस तरीके से आप डिसाइड करेंगे, और इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं इस तरीके से कि बताओ रिएक्शन फिजिबल है नहीं है, कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, कौन कैथोड बनेगा, कौन एनोड बनेगा। और ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, बट फिलहाल हम अपने पीवाईक्यूज के बेस पर आपको ये बता रहे हैं कि चीजें कैसे होती हैं। व्हाट विल बी द ई नोट सेल? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आयरन दिया गया है, जिंक दिया गया है, वहां पर आयरन और टिन थे, आपको बताना है ई नोट सेल। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, और मैं फिर भी आपको एक बार इसका सोल्यूशन दिखा देता हूं। ये मैंने पहले ही सॉल्व करके रखा था ताकि हमारा टाइम बच जाए। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। हायर द नेगेटिव वैल्यू मोर विल बी रिडक्शन, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो खुद का ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि उसकी रिड्यूसिंग एजेंट की पावर ज्यादा है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी कि क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू है दोनों। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, वैल्यू चेक करते हुए आपको ये बात याद रखनी है कि ये दोनों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं उसने रिएक्शन उल्टी लिख रखी हो, ऐसे जिंक कन्वर्टिंग इनटू जिंक 2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसे रिएक्शन लिख के वैल्यू दे तो उसका आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है। यानी कि ये दोनों रिएक्शन ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का क्या चल रहा हो, गेन चल रहा हो, यानी कि चार्ज कम होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए। तो यहां पर बिल्कुल सही है। तो भाई कैथोड कौन बन जाएगा, 0.77। एनोड कौन बन जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहेगा, लूज करेगा तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा तो ये एनोड बनेगा। सो कैथोड माइनस एनोड। वोल्टेज कितनी आई, 0.53। रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। मतलब अगर आप इससे सेल बनाओगे ना आयरन और जिंक से, तो उसमें बल्ब अपने आप ग्लो करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पिछला लोगे तो उसमें आपको अपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा आपकी रिक्वायर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? तो ये हमारे पास एक और कंसेप्ट था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंस था, थोड़ा सा एनालिसिस आपको रखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईएमएफ ऑफ द सेल। कैडमियम से कैडमियम क्लोराइड बन रहा है, 5H2O मतलब पानी में घोला हुआ भाई, सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर बन रहा है। ये वोल्टेज है 25 डिग्री सेल्सियस पर है। फ्री एनर्जी चेंज आपने बताना है, यानी कि कोई हमारे पास सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हमें ये बताना है कि जब उसमें रिएक्शन हो रही है तो उसकी फिजिबिलिटी कितनी है, यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, -NF E0 सेल। सारी चीजें दी गई हैं भाई, सारी चीजें दी गई हैं। कैडमियम बदल रहा है किसमें, कैडमियम क्लोराइड में, दैट इज CD2 पॉजिटिव। वहां पर Ag जो है वो बदल रहा है, Ag पॉजिटिव बदल रहा है Ag में। इस बार ध्यान रखिएगा N की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि टोटल लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बैलेंस करना है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्वेश्चन नहीं है ये वैल्यू निकालते हुए आप इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे, बाकी सब में आपको ध्यान देना है। तो N की वैल्यू कितनी हो गई, 2। F की वैल्यू उसने दी है कि आपको कितनी यूज करनी है, 96500, ये देता है वो 96500 आपको यूज करना है। ई नोट सेल की वैल्यू कितनी है, 0.7, और ये वैल्यू आएगी जूल में, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -135.1 किलो जूल। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, वही ट्रिक उसने खेली यहां पर। 2 ऑप्शन ये बना दिए, 2 ऑप्शन ये बना दिए। N की वैल्यू अगर 1 यूज करेंगे तो आपके पास लगभग 67 आएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने सिल्वर पर फोकस किया होगा, कुछ ने कैडमियम पर। तो टोटल नेट लॉस और गेन आपको देखना था, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन का होगा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो हमारे पास आंसर बनेगा -135.1 किलो जूल। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन टू क्वेश्चन
वेरिएशंस ओवर द ईयर एग्जामिनर ने किए हैं, किस तरीके से ऑप्शंस वो सेट कर रहा है। डिट्टो क्वेश्चन रिपीट हुआ 2022 में, 19 में, यानी कि एक साल आ रहा है, एक साल नहीं आ रहा। किस्मत अच्छी रही तो इस बार भी आ जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरूर इस चीज का। द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl एंड बेरियम क्लोराइड, द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर दिस, मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड हैव टू फाइंड आउट। बेरियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है, कंडक्टेंस इसकी बहुत कम रहती है। फिर से क्वेश्चन है कोहलार्स लॉ का क्या करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। कुछ खास है इसमें, केयरफुल लिखा हुआ है भाई, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें क्या ध्यान रखने की जरूरत है? देखो, कोहलार्स लॉ मैंने अभी आपको समझाया है कि हर एक आयन अपना इंडिपेंडेंट कंडक्टेंस रखता है और इंडिपेंडेंटली टोटल कंडक्टेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो कंडक्टेंस है वो एक्चुअल में Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव की वजह से है। NaCl की जो कंडक्टेंस है वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की वजह से है, जबकि बेरियम क्लोराइड की जो कंडक्टेंस है वो होगी बेरियम आयन और 2 क्लोराइड आयन की वजह से। पहला चीज जो आपको ध्यान रखनी है, मुझे कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है बेरियम हाइड्रोक्साइड की। अब इसकी कंडक्टेंस फाइंड आउट करने का मतलब है कि मुझे बेरियम आयन बचाना है और कौन बचाना है, और मुझे बचाना है हाइड्रोक्साइड आयन। ये 2 आयन मेरे पास बचने चाहिए। बाकी की कंडक्टेंस क्योंकि इंडिपेंडेंट है, बाकी आयंस की कंडक्टेंस, यहां पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसने लिखा है तो हम उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे क्या हटाना पड़ेगा? अगर मुझे 2 चीजें चाहिए तो मुझे सोडियम आयन हटाने पड़ेंगे। यहां पर एक सोडियम आयन है, यहां पर एक सोडियम आयन है। यहां मुझे बेरियम से क्लोराइड आयन हटाने हैं, लेकिन यहां पर क्लोराइड आयन 1 है, तो मुझे 2 क्लोराइड आयन हटाने के लिए सबसे पहले यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं इसे इक्वेशन 3 मानूं, इसे मैं इक्वेशन मान लो बेरियम क्लोराइड NaCl को मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। तो मैंने क्या किया है, 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया है, लेकिन माइनस करने से पहले मैंने उसे 2 से मल्टीप्लाई किया है। ये चीज जरूर ध्यान रखनी है, यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टोटल नंबर ऑफ आयंस वो कैंसल आउट करने हैं, और टोटल नंबर ऑफ आयंस कैंसल आउट करने के लिए अगर आप किसी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे कंडक्टेंस को भी मल्टीप्लाई जरूर करिएगा। साइन कन्वेंशन का जरूर ध्यान रखिएगा। मैंने इसे माइनस किया है तो अब इन दोनों का साइन क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्लोराइड आयन से क्लोराइड आयन कैंसल आउट हो गए। यहां पर Na पॉजिटिव है, यहां पर सोडियम आयन नेगेटिव है, लेकिन यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो मैं इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसके साथ ऐड कर देता हूं। यानी कि इक्वेशन 1 को अगर मैं ऐड कर दूं बाय मल्टीप्लाइंग 2, तो सोडियम से सोडियम आयन कैंसल आउट हो गए, हमारे पास बच गए 2 हाइड्रोक्साइड आयन और 1 बेरियम आयन। तो कंडक्टेंस अब आ गई। हमें क्या करना था, थर्ड की कंडक्टेंस देखो कितनी है, 280। ओके, 3 की कंडक्टेंस कितनी है, 280। हमें माइनस करना है। सेकेंड कंडक्टेंस कितनी है, 126.5 मल्टीप्लाई बाय 2। और फर्स्ट की कंडक्टेंस कितनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, दैट इज 248.1 मल्टीप्लाई बाय 2। 10⁴ मैंने -4 मैंने सबसे कॉमन लिया हुआ है, ये लास्ट में लगा देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस इनको प्लस माइनस करके आपको फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि जब आप इक्वेशन से फॉर्मूला ड्राइव कर रहे होंगे कोहलार्स लॉ में, तो ये बात याद रखिएगा कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आप सिर्फ आयंस में लगा रहे हैं वो आपका कंडक्टेंस में भी जरूर मल्टीप्लाई होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल, one containing acidified ferrous chloride and another contain acidified ferric chloride। पहली बात तो कौन से लो पे है ये क्वेश्चन, आपको आयरन डिपोजिशन बताना है। एक में फेरस क्लोराइड है, एक में फेरिक क्लोराइड, दोनों में आपने सेम अमाउंट ऑफ करंट पास की है। आपको ये बताना है कि फेरस कितना डिपॉजिट होगा और फेरिक क्लोराइड में आयरन कितना डिपॉजिट होगा। अभी हमने पढ़ा था, ये है फैराडे सेकंड लॉ,
इसके काफी क्वेश्चंस हम कर भी चुके हैं भाई। हमने हमने कहा था कि जो मास है m1 डिवाइडेड बाय e1 विल बी इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय e2, यानी कि मास ऑफ 1 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 विल बी इक्वल टू मास ऑफ 2 डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2। इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते थे, अभी बताया था, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर कभी भी रेशियो का क्वेश्चन हो तो उसमें मास की वैल्यू मत रखिए। पहले तो फेरस और फेरिक में क्या डिफरेंस है, आधों को तो यही नहीं पता होता। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप नहीं देख रहे हैं तो प्लीज एनसीईआरटी अकल्ट सीरीज पढ़ाकू बच्चा पे जो चल रही है उसे जरूर देखिएगा। एक बेसिक सा तरीका याद रखिएगा, हम पर कम, ये अस, हम के लिए क्या लिखते हैं हम, अस। तो जिसके नाम में अस होगा उस पर कम चार्ज होता है। जैसे फेरस, तो फेरस का मतलब है Fe2 पॉजिटिव, फेरिक Fe3 पॉजिटिव, स्टेनस Sn2 पॉजिटिव, स्टेनिक Sn4 पॉजिटिव, मर्क्यूरस Hg पॉजिटिव, मर्क्यूरिक Hg2 पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो मेटल का जो मैंने M1 है वो मैंने मान लिया कि M1 है, मुझे तो रेशियो फाइंड आउट करनी है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, इक्विवेलेंट वेट, इसका मोलर मास कितना है, मैंने मान लिया कि इसका मोलर मास x है, डिवाइडेड बाय n फैक्टर कितना हो जाएगा 2। इसका मास कितना है m2, मोलर मास तो x ही रहेगा, आयरन है भाई, डिवाइडेड बाय n फैक्टर 3, क्योंकि फेरिक पर कितना चार्ज है 3 पॉजिटिव। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, m1 ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय x, और ये हो जाएगा m2 3 डिवाइडेड बाय x, x से x कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बन गया, m1 बाय m2 विल बी इक्वल टू 3 बाय 2। क्या ध्यान रखना है, पहले क्या लिखा हुआ है, फेरस, जो पहले लिखा हुआ है वो ऊपर आना चाहिए। यहां पर क्या, फेरिक, जो बाद में लिखा हुआ है वो नीचे हो। तो रेशियो क्या बनेगी 3:2। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन 2:3 नहीं बनाया उसने, वरना मोस्टली ऐसा होता है कि एक ऑप्शन होता है 3:2 जो आंसर है, एक होगा 2:3, ताकि बच्चा सॉल्व करे तो उसको डाउट आ जाए कि यार कौन सा था, कहीं ये तो नहीं। तो आपको चेक करना है, जो आपने पहले क्वेश्चन में देखा है वही आपका ऊपर रहेगा, जो बाद में है वो नीचे रहेगा। या फिर क्वेश्चन के लास्ट में लिखा होता है कि रेशियो फाइंड आउट करो रिस्पेक्टिवली, तो रिस्पेक्टिवली में जो पहले है वो ऊपर होगा, जो बाद में है वो नीचे होगा, तो ही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज थी इस क्वेश्चन में। बाकी तो मैं आपको क्वेश्चन ये करवा ही रहा हूं, उसने हर एक क्वेश्चन में वेरिएशन की है, एक नई चीज जानने की कोशिश की कि क्या स्टूडेंट को ये कंसेप्ट आता है या नहीं आता है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A factory produce 40 kg of calcium in 2 hours by electrolysis. How much aluminium will be produced? Same question है, मैं नहीं करवाने वाला, आप प्रैक्टिस के लिए देखिएगा, बिल्कुल डिट्टो चीजें आ रही हैं। तो ये क्वेश्चन बनेगा आपका W1 by E1 W2। तो सोडियम हमें बताना है, कैल्शियम प्रोड्यूस हुआ है, एल्यूमिनियम बताना है। कैल्शियम 40 डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, कैल्शियम का 2 होता है, ये x हो जाएगा 27/3, ये हो जाएगा, यहां पर हो गया। तो सॉल्व करेंगे, बेसिकली सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 18 ग्राम हमारे पास आंसर आ जाएगा यहां से, और कोई ज्यादा चीजें यहां पर नहीं हो रही हैं। ओके, बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। यहां पर देखो एक सिंबल बना हुआ है मॉन्स्टर का, है ना, मैं इन्हें बोलता हूं क्यूट मॉन्स्टर क्वेश्चन। दीज आर नोन एज क्यूट मॉन्स्टर क्वेश्चन। क्या मतलब है, देखने में तो भयानक है लेकिन होते आसान है। अ करंट ऑफ 9.6 एम्पियर, देखते ही लगता है यार ये तो फिजिक्स घुसा दी भाई, क्या कर दिया। थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड 4000 सेकेंड्स, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ NaOH। मैं आपको एग्जाम प्रेशर बताता हूं। लास्ट ईयर मेरा एक स्टूडेंट आता है और कहता है सर देखो NaCl देके NaOH के अमाउंट पूछ रहा है, ये तो क्वेश्चन गलत है, यहां पर तो NaCl है। मतलब इतना भयानक आप पे प्रेशर होता है भाई। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ही ये है कि आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल चेंजेस करवा रहे हैं, तो कोई नई चीज ही तो बनेगी। वो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात करेंगे तब भी हो रहा, वहां केमिकल चेंज से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें तो चेंज तो होगा ही। वो समझ रहा है इसे मोलर कंडक्टेंस की तरह कि NaCl पानी में डाला और कंडक्टेंस निकाल रहे हैं, नहीं, ये इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, कंडक्टेंस की बात नहीं है यहाँ पे। तो हमें क्या बताना है कि हमारे पास
और करंट पास कर दिया है थ्रू दिस सॉल्यूशन यूजिंग स्टेबल इलेक्ट्रोड, अमाउंट ऑफ NaOH हमें बतानी है। तो क्या होगा हमारे पास NaOH के अमाउंट में, सिंपल वही चीज हमें कैलकुलेट करनी है। कितनी देर के लिए है, 1000 सेकेंड्स के लिए। कौन सा लॉ लगेगा, यहां पर हम लगाएंगे फैराडे फर्स्ट लॉ। पहला क्वेश्चन आया भाई फर्स्ट लॉ पे, फैराडे के फर्स्ट लॉ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। फैराडे कहता है जितना ज्यादा करंट पास करोगे, जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे, उतनी ज्यादा मेटल डिपॉजिट होगी। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लगाते हैं एक कांस्टेंट ZQ, और W किसके इक्वल था, ZIT। ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं बिल्कुल शुरू में ही। अब सारी चीजें हमें दी गई हैं, तो W हमें फाइंड आउट करना है। Z की वैल्यू नहीं पता, I की वैल्यू 9.65 और T की वैल्यू है 1000 सेकेंड। ओके, ये चीज हमें दी गई है। Z कैसे फाइंड आउट करें, Z की वैल्यू दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z होता है हमारा किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500। ये Z की वैल्यू होती है, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको नॉर्मली प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मिलते नहीं है। तो हमारे पास इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो Z की वैल्यू क्या हो गई, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर डिवाइडेड बाय दिस, रख दो। अब हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास हो गया, हम क्या निकाल रहे थे, वेट किसके इक्वल हो जाएगा, ZIT। Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मोलर मास कितना हो जाएगा 40, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, n फैक्टर कितना हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई बाय 196500 मल्टीप्लाई बाय I कितना है 9.65 मल्टीप्लाई बाय T कितना है 1000 सेकेंड। सॉल्व करो, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना बच जाएगा 4, ये 10 बच गया नीचे, ये 4 आ गया, 4 ग्राम आंसर। ऑप्शंस देखो क्या क्या थे। अगर इक्विवेलेंट वेट निकालते हुए गड़बड़ क्या होती है, लोग सोचते हैं NaOH का इक्विवेलेंट वेट Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। सर ने कहा था टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, हम पढ़ाते हुए बोलते हैं ये कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज। क्यों, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आया, जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो एक्चुअल में होता है टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, यहां से यहां तो हुआ है। तो कई बार लोग इसे जोड़ लेते हैं कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, और यहां पर 2 कर देते हैं, तो आंसर हाफ हो जाता है। ऑप्शन भी था देखो 2। अगर किसी ने गलत कर दिया, मल्टीप्लाई में ले गया, तो आंसर क्या बनेगा 8। और जैसे ही स्टूडेंट का आंसर मैच होता है, उसे लगता है कि क्वेश्चन सही हो गया। यही एग्जामिनर का गेम प्ले इन क्वेश्चंस में चल रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 11, आज तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन। मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन क्वेश्चन उसने एस्टेट एग्जामिनेशन में नहीं बनाया है। रियल नॉलेज यहां पर चेक हुई। क्या है क्वेश्चन, इन अ सेल दैट यूटिलाइज, रिएक्शन दे दी है, एडिशन ऑफ H2SO4 इन कैथोडिक कंपार्टमेंट। अगर कैथोडिक कंपार्टमेंट में H2SO4 ऐड कर दूं तो बताओ क्या होगा। क्या हो रहा है, हमारे पास ये कंटेनर है, ये है जिंक और यहां पर है जिंक सल्फेट, दूसरी तरफ है हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, यहां पर H पॉजिटिव है, इनको जोड़ा हुआ है। सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि कैथोडिक कंपार्टमेंट कौन सा है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो जिंक यहां से जिंक 2 पॉजिटिव में बदल रहा है, तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये तो होगा एनोड। H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में बदल रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, कैथोड। कैथोड हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है, कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये तो पता लग गया कि कैथोड कौन है, ये वाला हिस्सा। अब हम इसमें H पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि जिस तरफ आप H पॉजिटिव ऐड करेंगे, रिएक्शन उससे अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आप H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड में, यानी कि टुवर्ड द राइट साइड। कैंसल कैंसल।
तो रिएक्शन तो पता लग गई कि रिएक्शन किस तरह डायरेक्शन में जाएगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले आपको फाइंड आउट करना था कि कैथोडिक कंपार्टमेंट कौन सा है, रिएक्शन से किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। फिर आपको पता करना था कि इक्विलिब्रियम के हिसाब से डायरेक्शन कौन सी जाने वाली है, क्योंकि आप एसिड ऐड कर रहे हैं तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगला पॉइंट, ई सेल की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा। ई सेल जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में हमारे पास कौन है, हाइड्रोजन है, और कौन है, जिंक आयन है। ठीक है, फॉर्मूले से चलते हैं। और रिएक्टेंट में हमारे पास कौन है, H पॉजिटिव है, और कौन है, जिंक है। ये हमारे पास है। देखो ये तो हमारे पास प्योर सब्सटेंस है, इनकी कंसेंट्रेशन तो 1 हो जाएगी, तो इससे तो फर्क पड़ नहीं रहा। हमें इस पे फोकस करना है। अगर H पॉजिटिव की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि नीचे है ना, ये डिनोमिनेटर में है। तो अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू बढ़ती है तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाता है, डिक्रीज। और अगर ई नॉट सेल में से माइनस करना है मुझे, मान लो x माइनस करना है, सिंपली मान के चलो ई नॉट सेल की वैल्यू 100 है, मैं इसमें से 50 माइनस करता हूं तो नेट रिजल्ट आता है 50, और मैं 100 में से 30 माइनस करता हूं तो रिजल्ट आता है 70। मतलब कि अगर ये वैल्यू डिक्रीज होगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ई सेल की वैल्यू हमारे पास क्या होने वाली है, यहां पर इंक्रीज होने वाली है। फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ये था एक जबरदस्त क्वेश्चन जहां पर आपको 3-4 कंसेप्ट्स में एक साथ उलझना पड़ रहा था। आपको फाइंड आउट करना पड़ रहा था कि किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है। आपको फाइंड आउट करना पड़ रहा था कि किसकी तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है, और इलेक्ट्रोड ई सेल की वैल्यू किस तरीके से आयंस की कंसेंट्रेशन कम या ज्यादा करने पर चेंज हो रही है। तो एक बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन ये था। अगर आप एचपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। आपको सेल दी गई है और सब कुछ आपको दिया गया है। ये किसी ने मिसप्रिंट कर दिया है, ये जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक बन रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल यहां पर दिया हुआ है, छोटी सी चीज मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरूर इस चीज का। जितनी ज्यादा नेगेटिव ई नोट वैल्यू होगी इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी कि आसानी से ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि एनोड बनेगा और बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये कंसेप्ट है। ई कैथोड माइनस ई एनोड हमने कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास 0.59। अब फिर से एक एग्जामिनर ने ट्रिक खेली कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, उसे लगे कि इन दोनों में से जरूर कोई आंसर होगा, क्योंकि अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो इन दोनों को ऐड करो तो 0.93 आएगा, तो बच्चे को लगेगा भाई चाहे प्लस होगा चाहे माइनस होगा, ये तो दोनों गलत होंगे, तो वो बी या सी में से टिक करेगा। वो सोचेगा नेगेटिव वाले में तो यार रिएक्शन होती ही नहीं है, पॉजिटिव वाला ये होता होगा, ये करेगा। हो गई ना गड़बड़। ये माइंड गेम खेल रहा है एग्जामिनर इस चीज पे। देखो आप, मैं फिर से कह रहा हूं, आप मुझसे बहुत अच्छे हो सकते हैं केमिस्ट्री में, आप एमएससी पास आउट या परसुइंग स्टूडेंट हैं, बट मैं धक्के खा के सीखा हुआ इंसान हूं। मुझे पता है, मैं गलतियां करके सीखा हुआ हूं कि एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल दिया हुआ है, सिल्वर इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, और हमें फाइंड आउट करना है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई नोट सेल माइनस आर टी एन एफ, एन की वैल्यू तो एक ही हो जाएगी, लॉग क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में तो हमारे पास एजी रहेगा, रिएक्टेंट में कौन हो जाएगा, एजी पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 बाय एजी किसमें है, ये रहा फोर्थ आंसर। बहुत हमने पीछे क्वेश्चन कर लिए हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट इस पे नहीं करते हैं। मैं नर्स्ट इक्वेशन 2-3 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, हम इसे फिर से डिस्कस कर लेंगे, या जैसे भी ग्रुप में बता सकते हैं, मैं आपको जरूर सॉल्व करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। डाइल्यूशन से क्या होता है, डाइल्यूशन से आयंस एक दूसरे से दूर जाते हैं, पानी जितना ज्यादा होगा आयंस उतना एक दूसरे से दूर होंगे, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस वो डिक्रीज हो जाएंगी, जिसकी वजह से इजीली मूव कर पाएंगे और कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है।
आपने देखा होगा डिहाइड्रेशन की वजह से लोगों को चक्कर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से बॉडी के अंदर जो आयनिक कंसंट्रेशन है वो डिसबैलेंस हो जाती है और हमारी बॉडी भी आयनिक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस कहिए, इलेक्ट्रोलिटिक या आयनिक कंडक्टेंस कहिए, उसी पर डिपेंडेंट है हमारी ब्रेन वर्किंग और बाकी बैलेंसिंग। ओके, तो ये बेसिकली आप इसे रिलेट कर सकते हैं एचटेट 2018 में आया हुआ एक मात्र कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसके अलावा और कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैंने अब तक आपको नहीं करवाया है, सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी विद परफेक्ट कंसेप्ट्स। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, डेल्टा जी करेक्टली रिलेटेड टू ई नोट सेल। डेल्टा जी करेक्टली रिलेट होता है इस फॉर्मूले से, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF ई नोट सेल। ये हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले दिए हुए थे, ये सही है, अभी हमने डिस्कस भी किया था। लेकिन आपको यहां पर क्या बात याद रखनी है, कोई रिएक्शन कब फिजिबल होती है, कोई प्रोसेस नेचर में कब फिजिबल होती है, जब उस प्रोसेस के लिए, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल, जब उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो उस प्रोसेस के लिए आपको कॉन्टिन्यूअसली ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। जैसे मोटर को नीचे से ऊपर पानी लेके जाना है, जब तक मोटर चल रही है तब तक पानी ऊपर जा रहा है, क्योंकि उस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम है। ओके, दूसरी बात, अगर हमारे पास रिलेशनशिप ये है और मुझे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव चाहिए तो ई सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर ई सेल की वैल्यू नेगेटिव होगी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, फिजिबल नहीं होगी। तो ई नोट सेल, किसी भी सेल को अगर काम करवाना है तो वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर ई सेल पॉजिटिव है तो सेल स्पॉन्टेनियसली वर्क करेगी, यानी कि एक बार जोड़ दो अपने आप चलती रहेगी। अगर किसी सेल के लिए ई सेल की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब सेल नॉन स्पॉन्टेनियस है, अगर आपको उससे काम करवाना है तो आपको अपोजिंग फोर्स देनी पड़ेगी। और अगर ई सेल की वैल्यू 0 है, देखो फिर तो कहानी ही अलग हो गई, अगर ये 0 है तो ये भी 0, यानी कि इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर ये दोनों वैल्यू सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बाकी जगह पर इनके साइन एक दूसरे से अपोजिट हैं। दूसरी जो सबसे बेहतरीन बात आपको यहां पर याद रखनी है, डेल्टा जी एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, जबकि ई सेल हमारे पास एक एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब एक प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू 50 है, दूसरी के लिए 60 है, आपने दोनों से एक प्रोसेस बना दी तो दोनों को ऐड कर दो। बट अगर एक सेल का इलेक्ट्रोड ई सेल जो हमारे पास है, सेल पोटेंशियल अगर 10 है, 10 वोल्ट है, दूसरी का 30 वोल्ट है, दोनों से आपने नई सेल बनाई तो 40 नहीं होगा। पहले आप E को बदलेंगे G में और G से फिर नए सेल की E वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार नीट में और IIT में रिपीट हो रहा है, तो यही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कोई नहीं बताने वाला, ना आपको शायद क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा, वरना तो अटक जाएंगे भाई। यहां से क्वेश्चन बनने का बहुत ज्यादा चांस है, खासकर कॉलेज लेवल में। एनालिसिस पे आते हैं, इतनी हमने मेहनत की है, इतना पढ़ा है, क्या पढ़ना है अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो। आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, क्वेश्चन आए हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नर्स्ट इक्वेशन, फैराडे लॉ पे। 7 साल में सिर्फ एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया है, कंडक्टेंस वाला। बैटरीज पे कोई क्वेश्चन नहीं है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस पर कोई क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट्स जो बाकी बच गए, मोलर कंडक्टेंस वगैरह, रेजिस्टिविटी वगैरह, वहां पर कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ। कोहलार्स लॉ पे क्वेश्चन आ गए हैं। तो बाकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करनी चाहिए या नहीं? देखो आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड तो ये है, तो इन टॉपिक्स को 100% प्रैक्टिस में रखिएगा। लेकिन एक चीज और देखिएगा, 20 क्वेश्चंस में से सिर्फ 5 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, यानी कि 15 डिफरेंट कंसेप्ट्स पे उसने क्वेश्चन बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर के माइंड में ये है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मैं अच्छे क्वेश्चन बनाऊं, तो हो सकता है रिपीटिशन को रोकने के लिए वो इन टॉपिक से क्वेश्चन उठाए। अब आपको शायद ये पता लग गया होगा कि मुझे कंसेप्ट्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, इस चैप्टर को प्रिपेयर करते हुए मुझे किन किन बातों पे ध्यान देना है। आई होप कि आप लोगों को हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं, आपको बेनिफिट भी हो रहा है। इन सीरीज को देखने के बाद अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको श्योर करता हूं कि आपको एक नई फील आएगी, आपको पता लगेगा कि हाँ आप किस तरीके से मेहनत करने वाले हैं।
कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जो मैं असाइनमेंट आपको दे रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप में, प्लीज उसे जरूर सॉल्व करिए। कोई डाउट आए, कोई प्रॉब्लम आए तो हमसे शेयर। मैं आपको श्योर करता हूं कि सिर्फ एचटेट ही नहीं, इन फ्यूचर भी आपको किसी एग्जामिनेशन के लिए अगर हेल्प चाहिएगी तो हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हैव अ नाइस डे।